बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस के ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं क्योंकि इस केस में बहुत सी गिरहें जो हैं एक एक करके खुल रही हैं। ऐसे में उस्मान मिर्ज़ा केस, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है, वो काफ़ी एक नज़रअंदाज हुआ इस दौरान में जबकि हम नूर मुक़द्दम केस के ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन मैं ख़ास तौर पर इस केस पर नज़र रखे हुए हूँ। जैसे जैसे इसमें जो भी डेवलपमेंट होती है वो मैं आपके सामने लाती हूँ। और साथ में कुरतलैन बलोच नामी वो लड़की जिसका कत्ल हुआ, 3 बच्चों की माँ है वो, और कितना बड़ा इसके साथ जुल्म हुआ, और हैदराबाद से ये स्टोरी है। ये स्टोरी अभी कहाँ तक पहुँची और इसका शौहर जो है वो केस के ऊपर और प्रोसिक्यूशन को वीक करके किस तरह से इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। और इसके शौहर उमर मेमन के बाप ने जो कहा था कि तुम लोग बेशक पर्चा कटा लो, मैं अपने बेटे को निकलवा लूँगा, तो इस कदर बेईमाना कत्ल के बाद भी क्या कोई किसी को इस तरह से निकाल सकता है? ये भी एक टेस्ट केस है और टेस्ट केस इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र का भी है और उस्मान मिर्ज़ा का भी है। उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और पहली ज़मानत हुई है, और ये ज़मानत जो है बाकी ज़मानतों को डिटर्मिन करती है। और अदालत के अंदर जज साहब ने क्या कुछ पूछा और क्या कुछ उसके जवाबात दिए गए वो बड़ी अहमियत के हामिल है। लेकिन इस तमाम तर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपने तमाम साथी रिपोर्टर्स से जो जिनकी बीट ही कोर्ट है, ये क्राइम कोर्ट्स में वो जाते हैं और इस तरह की तमाम तर वीडियोज़ जो होती है वहाँ से बनाकर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स के लिए भी वो काम करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैंने 14 साल इस मीडिया इंडस्ट्री को दिया हुआ है, न्यूज़ इंडस्ट्री को दिया है। 14 साल मैंने समा पे, एक्सप्रेस पे, दुनिया पे, बोल पे, 92 पे मैंने काम किया है। इन तमाम बड़े चैनल्स पे एज़ करंट अफेयर एंकर काम किया है। बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। इससे पहले न्यूज़ एंकरिंग भी की है और इन रिपोर्टर्स के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ वास्ता है, बहुत अच्छी सलाम दुआ है। लेकिन जब ये रिपोर्टर्स कभी कभी कुछ, एक सबकी बात नहीं करूँगी, ये कहते हैं कि हम तो आपको यहाँ से ख़बरें देते हैं, लोग घरों में बैठ के ये ख़बरें कर देते हैं, तो बड़ी उनके साथ एक माज़रत के साथ दरख्वास्त है मेरी कि वो वहाँ से डायरेक्ट ख़बरें देते हैं। एक हमारा भी ताल्लुक़ है, सिर्फ आप ही नहीं होते वहाँ पर, और भी बहुत से भाई होते हैं वहाँ पे, और उन सब से मेरा बड़ा अच्छा एक सलाम दुआ है। भाइयों वाला एक माहौल है, उन सब से मैं बात भी करती हूँ, फ़ोन करके उनसे मैं ख़बर भी लेती हूँ। आप लोगों तक जब मैं कोई ख़बर पहुँचाती हूँ, यकीन मानिए उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ऐसे पूरा दिन लग जाता है। ख़बरें पढ़ते हैं हम, इनकी वीडियोज़ भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी वीडियोज़ नहीं देखते, इनकी वीडियोज़ भी देखते हैं। उसके बाद हम अपने सोर्सेज़ को फ़ोन करते हैं, हम डायरेक्ट सोर्सेज़ को कॉन्टैक्ट करते हैं। मेरी अगली वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर जाफ़र की करीबी दोस्त के साथ कुछ राबिता हुआ है और उसने कुछ अंदर की ख़बरें दी है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इस वक्त उस्मान मिर्ज़ा को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये ना कहा कीजिए कि आपने वहाँ पे कोई वीडियो बनाई और सब ने उसको कर लिया। खबर होती है, खबर जब आउट हो जाती है वो सबके लिए खबर होती है। हमने मरीख से तो खबर लानी नहीं है, खबर यहीं पर है। अगर वो नूर मुक़द्दम की है तो वो आप भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगी। कुछ लोग बड़ी माज़रत के साथ नीचे कमेंट्स में भी कहते हैं जी फ़लाने की स्टोरी थी। भाईजान, स्टोरी जो है फ़लाने की नहीं होती है, स्टोरी उस बंदे की होती है, वो खबर है। मैंने ख़बर जो है ख़ुद से नहीं बनानी है, वो ख़बर मेरे पास भी आएगी, वो उन रिपोर्टर्स के पास भी आएगी, वो उन यूट्यूबर्स के पास भी आएगी। हम अपने एंगल्स बताएंगे, मेरे कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज होंगे मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। तो बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और लोग कई दफ़ा यूट्यूबर्स, हमारे बहन भाई बैठ कर एकदम से कह देते हैं जी कि मैं जो आप तक खबर पहुँचा रहा हूँ, मैं बड़ी मेहनत के बाद पहुँचा रहा हूँ, बाकी सब जो है वो सारे जो है बड़ी माज़रत के साथ बकवास कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये ना किया कीजिए, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब खबर की तरफ ज़रा आ जाती हूँ, काफ़ी लंबी तमहीद होगी, माज़रत है इसके लिए। अच्छा, अब मैं ज़रा आती हूँ, ये जो केस है उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर हुआ कुछ इस तरह से है कि एक शख्स था उमर बिलाल मरवत। इसकी मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया कि इसकी ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर थी उसमें वकील ने ये कहा था कि जी किसी वीडियो के अंदर ये हमारा जो मुल्ज़िम है, ये जो शख्स है, ये किसी वीडियो के अंदर नहीं आ रहा, इसे बिला वजह पकड़ा गया। फिर ये कहा गया था कि ये तो उस्मान मिर्ज़ा को जानता ही नहीं, ये तो उस्मान मिर्ज़ा के भाई का दोस्त है। फिर ये कहा गया, कॉल रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कॉल रिकॉर्ड में भी इसका डाटा जो है वहाँ से साइट से नहीं मिलता जहाँ पर ये वाक़या हुआ। तो इस चीज़ की प्ली लेकर इसे मैं कहूँगी, जो मेरी साथी रिपोर्टर से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक था, चीज़ें जो है ठीक तरह से पेश नहीं की गई, क्योंकि जब अदालत के अंदर जो वकील है लड़का और लड़की के, उन्होंने जैसा कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, वो पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग थे। केस को एक तरह से समझे कि कमज़ोर किया गया, और इसी तरह के मामला फिर आप देखिएगा नूर मुक़द्दम केस में भी होंगे। ये जो है ये एक टेस्ट केस है और यहाँ से आप समझेंगे नूर मुक़द्दम केस को भी। अच्छा, अब हुआ क्या, बेसिकली इसको ज़मानत मिल गई है, 10 लाख के ज़मानती मचल को, पर इसे रिहा कर दिया गया है। उस्मान अभी तक जेल में है। ये लेकिन पहली ज़मानत है, लोअर कोर्ट ने इसकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। उस वक्त ये हाई प्रोफाइल केस था। मैं जो हमेशा से आपसे एक बात कर रही हूँ कि जब तक केस हाई प्रोफाइल होता है उसके लो प्रोफाइल होने की, यानी कि मीडिया के ऊपर उसकी हाइप कम होने का इंतज़ार किया जाता है, वही किया गया।
जैसे ही सारी नज़रें जो है नूर मुकद्दम केस की तरफ लगी, उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसकी ज़मानत की दरख्वास्त की गई तो 10 लाख के मचलकों के बस इसको ज़मानत मिल दी गई है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन से बाहर हो गया है, इसे पेश तो होना होगा, अलबत्ता इसको ज़मानत पर रिहाई मिल गई है। अब हुआ क्या ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपको याद होगा उस्मान मिर्ज़ा के जो वालिदैन हैं उनके वकील भी उनको मुसलसल मना करे कि अभी आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत के लिए नहीं देनी, क्योंकि वो टर्न डाउन हो सकती है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि ये केस जो है ज़रा लो प्रोफाइल हो, यानी अस्तगफिरुल्लाह कोई बड़ा केस सामने आए, लोगों की नज़रें उसकी तरफ लगे, यहाँ से नज़र हटे नहीं, तो उसके बाद फिर वो इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इसकी ज़मानत के लिए ये अप्लाई किया गया अदालत के अंदर, इसका जो केस का फ़ैसला है वो तो ज़रा पहले ही महफूज कर लिया गया था। उमर बिलाल मवद के साथ 7 नाम और हैं और अडियाला जेल में है वो लोग तो, और भाई और 2 एक और मुलजिम हैं जिनकी भी तलाश जारी है। उस्मान मिर्ज़ा का भाई अभी तक नहीं मिला, लेकिन अब इसको रिहा करना जो है ये कितना एक इफ़ेक्ट करेगा बाकी लोगों की रिहाई को, कितना इस केस को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अब मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें बताती हूँ जो अदालत के अंदर हुई। अदालत के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो वकील है लड़के का, बिलाल मरवत का, वो कहता है कि जी नंबर 1 वही बात कि मेरा क्लाइंट जो है वो वहाँ पे था ही नहीं, CDR रिकॉर्ड देख ले, वीडियोज़ में नहीं है। तो उस जो लड़का और लड़की के वकील है उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटेटर था, ये दरवाज़ा खोलने और बंद करने वाला शख्स था, ये ज़मानत का हकदार नहीं है। अगर ये आपकी तरफ से कहा जाता है कि वो लोग जो वीडियो में नज़र नहीं आ रहे तो वो कसूरवार नहीं है, तो फिर तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने वाला शख्स जो है वो भी वीडियो में नहीं आया, लेकिन उसे भी नामज़द किया गया, वो भी मुलजिम है, वो भी पकड़ा गया है। इसी तरह से ये शख्स जो है, दूसरी बात जो इसके लिए अहम आती है, वो लड़का और लड़की ने शनाख्त परेड में इसकी शनाख्त की है। इन्होंने कहा है कि ये लड़का जो है ये बाहर दरवाजे पर खड़ा था, आने जाने वालों पर नज़र रखे हुए था, चूँकि वो ज़्यादा अंदर नहीं इस तरह से आया था इसलिए वो वीडियो के अंदर नहीं आया। उसका मतलब ये नहीं है कि ये फैसिलिटेटर नहीं था, ये कसूरवार नहीं था, या ये वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए इसको इसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पुलिस ने ये भी कहा कि 1 लाख का भत्ता जो है वो भी इससे रिकवर किया गया है, तो इसके ऊपर भत्ता लेने का इल्ज़ाम भी है। तो ऐसे में इसकी ज़मानत जो है वो नहीं बनती और इसको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि 12 अगस्त को इसका फ़ैसला महफूज होता है और आज 17 अगस्त को इसका फ़ैसला आ गया और इसको ज़मानत पर रिहाई दे दी गई 10 लाख के मचलकों के बस, और ट्रायल का हिस्सा ये अलबत्ता रहेगा। तो ये तमाम तर मामला है और इससे कितना एक फ़र्क पड़ेगा बाकी लोगों की ज़मानतों पर। तो देखिए उस्मान मिर्ज़ा जो है, जो बाकी लोग हैं जो डायरेक्ट वीडियो के अंदर आ रहे हैं, उनका मामला ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन हाँ, एक ज़मानत इस मद में हो जाना, उसके बाद बाकी जो 2 लोग हैं वो भी ये प्ली लेते हैं कि हम तो उस वक्त पहुँचे जब हमें फ़ोन किया गया, तो लगता है कि इस ज़मानत के बाद मज़ीद 2 ज़मानतें और हो सकती हैं, लेकिन उस्मान मिर्ज़ा की ज़मानत जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इस ज़मानत का। ये तो हो गया ये वाला केस। इस केस को मैंने आपको लिंक करके बता दिया नूर मुकद्दम केस के साथ। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ उस तकलीफ़ दे वाक़े की तरफ जो कि पेश आया था हैदराबाद में, जहाँ पे कुरतुलैन बलोच, आप लोग मुझसे बहुत पूछते रहे कि कुरतुलैन बलोच की तो बात कीजिए। यकीनन भूले नहीं हम कुरतुलैन बलोच को, बहुत तकलीफ़ दे वाक़या था। छोटे छोटे बच्चे वो छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गई, और जिस बुरी तरह से उसके शौहर ने उसको, इस शराबी इंसान ने पीटा था, वो वीडियो मैंने देखी, वो देखे जाने के काबिल नहीं है जो उसकी हालत थी लड़की की। ये जो खातून है कुरतुलैन बलोच, इसका शौहर जो है उमर मेमन, एक बड़े असर रसूख वाले घराने से ये भी, और इसके भाई का न्यूयॉर्क कैफ़े में उसका हिस्सा भी है, फैसलाबाद में, हैदराबाद में माजरत के साथ। और उमर मेमन का बाप जो है वो भी रिटायर्ड सरकारी अफसर है, बड़े अच्छे ओहदे पर रह चुका है। और कुरतुलैन बलोच के भाई ने कहा कि अपनी बहन की हालत देखने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी ना करूँ। और वो ये कहता है कि हम सिर्फ दुनियादारी का सोचकर हमने उसकी तलाक ना करवाई, लेकिन फिर वही बात है कि इससे बेहतर है कि आपके घर आपकी बहन की लाश आए, अपनी बहन को ज़िंदा ही वापस बुला लीजिए। एनीवेज़ 28 दिन के बाद भी आप यकीन करें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी नहीं आई। 28 दिन गुजर गए और चालान पेश कर दिया गया है। यहाँ पर चालान को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर पेश किए जाने का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये है कि आप केस को कमज़ोर कर रहे हैं, आप प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं, और यही वजह होती है जिसका कि फ़ायदा उठाकर फिर अगला शख्स जो है वो बच निकलता है। ये उमर मेमन के ख़िलाफ़ चालान पेश किया गया बगैर रिपोर्ट के। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, सिर्फ इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें ये वाज़ेह है कि कत्ल से पहले शदीद तशद्दुद हुआ, जिस्म की हड्डियाँ टूटी, नाक जबड़े की हड्डी टूटी, नाक से खून बहता रहा, उसकी दफन होने तक उसके नाक से खून बहता रहा, आंखें उसकी सूजी हुई थी, और उसका मौत जो है गला दबाने की वजह से हुई थी। और उसकी बेटी ने भी खुद मीडिया के ऊपर आकर, छोटी बच्ची ने बताया कि किस तरह से उसका बाप जो है उसकी माँ को पीट रहा था।
तो ये तमाम तर बातें जो हैं रोज़े रोशन की तरह आया हैं, लेकिन फिर हमारा सिस्टम वही हमारा वीक प्रोसिक्यूशन सिस्टम जो मुजरमों को बचने का मौका दे देता है और मुल्ज़िमान जो हैं वो सज़ा से बच जाते हैं। ये बहुत ही तकलीफ़ दे है। कुरतुलैन बलोच 32 साला ये खूबसूरत खातून और इसके बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए, यतीम तो नहीं मस्कीन हो गए, और जब ऐसा बाप जब इसको सज़ा मिलेगी तो उसके बाद बच्चे यतीम भी हो जाएंगे। इन बच्चों का क्या कसूर है? अलबत्ता कुरतुलैन बलोच के घर वाले जो है वो इंसाफ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस शख्स को करारवाक़ की सज़ा दी जाए, और हम भी चाहते हैं कि इस शख्स को सज़ा दी जाए। बड़ी मेरी 10 बस्ता एक दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से कि खुदा के लिए हमारे सिस्टम को ज़रा इम्प्रूव होना चाहिए, हमारे अदालती निज़ाम को इम्प्रूव होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए। 28 दिन के बाद अगर सिर्फ इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और चालान पेश कर दिया गया है तो वो कैसा चालान होगा, और उस वीक चालान के ऊपर जब केस को आगे लेकर जाया जाएगा तो फिर उसका क्या रिज़ल्ट होगा। बहुत ही तकलीफ़ दे है ये सब कुछ। मैं तो समझती हूँ कि जो उस्मान मिर्ज़ा केस में ये जो ज़मानत हुई है, ये भी जब लड़का और लड़की जो विक्टिम है इन्होंने इसको शनाख्त परेड में पहचाना है और इसके बारे में बताया, उसके बावजूद इसकी ज़मानत हो जाना तो बताता है कि आगे फिर ये केस जो है ये केस रोक बैठेगा। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। इस केस में जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताऊंगी। मेरी अगली वीडियो ना देखना भूलिएगा जो कि ख़ास तौर पर नूर मुकद्दम के हवाले से है, और उसमें बहुत ही ऐसे एक्सक्लूसिव इंकशाफात हैं और वो बातें हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और मैं बिल्कुल नाराज़गी का इजहार नहीं करूँगी अगर दूसरे मेरे यूट्यूबर बहन भाई, मेरे सहाफ़ी भाई उस वीडियो में से कंटेंट उठाएंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ जब खबर जो है वो आम हो जाती है, जब एक दफ़ा डिलीवर हो जाती है तो सबका उस पर हक़ होता है, उस पर किसी की इजारादारी नहीं होती। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।